दोस्तों, क्या आपने कभी 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैले हमारे देश की भौगोलिक विविधता पर गौर किया है? दरअसल कुल क्षेत्रफल के लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ एक ओर दुनिया भर में मशहूर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी तटरेखा भी देखने को मिलती है। अगर इसके पश्चिमी हिस्से में थार जैसा गर्म और शुष्क रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ गंगा गोदावरी जैसी नदियां डेल्टा भी बनाती हैं। भारत की भौतिक विशेषता में मौजूद इन विविधताओं की वजह से ही जानकारों ने भारत को 6 अलग अलग भौगोलिक भागों में बांटा है, जो एनसीईआरटी के मुताबिक कुछ इस तरह हैं: उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत, उत्तरी मैदान, भारतीय रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। यूपीएससी के लिहाज से सभी भौगोलिक विभाजनों को विस्तार से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अब इसकी शुरुआत भारत के भौगोलिक विभाजन के पहले खंड उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत से करते हैं। अगर आप भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्से पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का विस्तार है। ये सभी एक साथ मिलकर भारत के पहले भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतों का निर्माण करते हैं। अगर हम हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो ये केवल एक पर्वतमाला नहीं है, बल्कि दक्षिण से उत्तर तक कई समानांतर श्रृंखलाओं का एक पूरा तंत्र है, जो पश्चिम में सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक जाती है। इसमें हिमालय पर्वतमाला की केंद्रीय अक्षीय पर्वत श्रृंखला यानी ग्रेटर हिमालय रेंज पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर तक लंबी है। यानी ये पर्वत श्रृंखला तकरीबन 22 डिग्री देशांतर को कवर करती है। इतने बड़े क्षेत्र में फैले हिमालय को कई डिविजन्स में बांटा गया है। आमतौर पर इसे 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। इसमें पहला आधार लॉन्गिट्यूडनल यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विस्तार से जुड़ा है, जिसमें हिमालय पर्वतमाला को समानांतर पर्वत श्रृंखला के आधार पर बांटा गया है। इस आधार पर हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। इनमें पहला ग्रेटर हिमालयन रेंज है, जो ट्रांस हिमालयन रेंज और ग्रेट हिमालयन या हिमाद्री से मिलकर बना है। फिर लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद बाह्य या शिवालिक हिमालय और अंत में पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी पहाड़ियां आती हैं। हिमालय की ये सभी पर्वतमालाएं एक दूसरे से गहरी घाटियों द्वारा अलग होती हैं। इसके चलते यहाँ बिखरी हुई टोपोग्राफी यानी रिज और घाटी जैसे लैंडस्केप्स यानी स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। भौतिक भूगोल में टोपोग्राफी का मतलब एक क्षेत्र के लैंड सरफेस पर मौजूद सभी प्राकृतिक और कृत्रिम भौतिक विशेषताओं की व्यवस्था से है। कहने का मतलब ये कि धरती की सतह के किसी खास एरिया में जिस तरह के आकार, आकृतियां और भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वे सब एक साथ मिलकर वहां की टोपोग्राफी कहलाती है। अब अगर हिमालय पर्वतमाला की ढलानों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि यहाँ एक ओर इनके दक्षिणी हिस्से में खड़ी ढालें मौजूद हैं, तो वहीं उत्तर की ओर इनका ढलान हल्का है। भौतिक भूगोल में इस तरह की एसिमेट्रिक ढलान वाली स्थलाकृतियों को हॉगबैक स्थलाकृति कहते हैं। अगर आप हिमालय पर्वतमाला को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये मेनली उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। हालांकि पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का रूप रंग बाकी तीनों डिवीजन से अलग है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारों का मानना है कि इस डिवीजन में उत्तर पूर्वी पहाड़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये भले ही हिमालय पर्वतमाला के बाकी तीनों डिवीजन्स की तरह समानांतर रूप से अलाइंड नहीं हैं, मगर फिर भी इन्हें इनमें से किसी एक डिवीजन में शामिल न करके एक स्वतंत्र डिवीजन माना जाना चाहिए। तो चलिए अब हम हिमालय के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर के विभाजनों को एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि ग्रेटर हिमालयन रेंज ट्रांस हिमालयन रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज या हिमाद्री से मिलकर बना है। इसमें ट्रांस हिमालयन रेंज हिमालय का सबसे उत्तरी रेंज है। चूंकि इस रेंज का बड़ा हिस्सा तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय रेंज भी कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई तक ट्रांस हिमालयन रेंज मुख्य हिमालयन रेंज के समानांतर चलता है। ये तिब्बती पठार के दक्षिणी किनारे की ओर यारलुंग सांगपो नदी के उत्तर में है। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर इस रेंज की औसत चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। वहीं सेंट्रल पार्ट में ये लगभग 225 किलोमीटर तक चौड़ा है। ट्रांस हिमालयन रेंज में की गई जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि ये रेंज ज्यादातर ग्रेनाइट और ज्वालामुखी पदार्थों से मिलकर बना है। इस रेंज की औसत ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग 3000 मीटर है, लेकिन जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम रेंज जैसी ऊंची पर्वत श्रेणियां भी इसी ट्रांस हिमालय रेंज के हिस्से हैं। जास्कर रेंज लगभग 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ग्रेट हिमालयन
हिमालयन रेंज की एक शाखा की तरह इसके उत्तर में लगभग समानांतर चलता है। इसी में लेह को कारगिल से जोड़ने वाला फोटुला पास भी है। जास्कर रेंज के उत्तर में ही लद्दाख रेंज का विस्तार है। इसमें खारदुंगला और दीगरला जैसे दर्रे मौजूद हैं। लद्दाख रेंज के दक्षिणी विस्तार को तिब्बत में कैलाश रेंज के नाम से भी जाना जाता है। इसी की उत्तरी ढलान से सिंधु नदी निकलती है। दोस्तों, भारत में ट्रांस हिमालयन रेंज का सबसे उत्तरी रेंज ग्रेट काराकोरम रेंज है। इसे कृष्णागिरी रेंज के नाम से जानते हैं। मंगोलियाई भाषा में काराकोरम का मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल। काराकोरम रेंज भारत और मध्य एशिया को भौगोलिक रूप से भी विभाजित करता है। इस रेंज में गॉडविन ऑस्टिनिया केटू, रिमो और टेरम करगरी आदि पर्वत चोटियां हैं, जबकि यहाँ मौजूद काराकोरम पास यारकंद, लेह और काशगर के बीच कनेक्टर का काम करता है। काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर लद्दाख के पठार को देखिए। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह पठार बहुत से पर्वत और पठारों में कटा फटा है, जिनमें सोडा का मैदान, अक्साई चिन, लिंगजी तांग, देपसांग मैदान और चांग चेनमो प्रमुख हैं। वहीं ट्रांस हिमालयन रेंज का पूर्वी छोर कांगड़ी करपो ट्रांस हिमालयन रेंज का हिस्सा है। कांगड़ी करपो अरुणाचल की उत्तरी सीमा के एक हिस्से के साथ तिब्बत की सीमा को परिभाषित करता है। इसके बाद अब महान या ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। ये रेंज ट्रांस हिमालय रेंज के ठीक दक्षिण में है, जो उत्तरी मैदान के सबसे उत्तरी छोर से 150 किलोमीटर के करीब दूर है। इस रेंज की औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है, जबकि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ऐसे में ये दुनिया की सबसे ऊंची और निरंतर विस्तार वाली पर्वत श्रृंखला है। इनमें से कुछ तो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। अपनी ऊंचाई की वजह से ही इस पर्वत श्रृंखला की चोटियां तकरीबन पूरे साल बर्फ की चादर से ढकी रहती हैं। महान हिमालय में स्थित ये बर्फ के ग्लेशियर ही भारत की बहुत सी महत्वपूर्ण बारहमासी नदियों जैसे गंगा और यमुना के स्रोत हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी ग्रेट हिमालय में ही है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा या आकाश की देवी और चीन और तिब्बत में चोमोलुंगमा या विश्व की माता कहा जाता है। यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि माउंट एवरेस्ट को 1952 में पहली बार ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का दर्जा दिया गया था। इसे 1856 में आधिकारिक तौर पर कंफर्म भी कर दिया गया। इसके बाद 1865 में इसका नाम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। इसके साथ साथ कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बरवा, बद्रीनाथ, त्रिशूल, लोत्से, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा आदि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर भी ग्रेट हिमालय में ही स्थित हैं। इनमें तकरीबन 40 चोटियां ऐसी हैं जो 7000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज के पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए बहुत सारे दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे जम्मू और कश्मीर का बुर्जिला और जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश का शिपकिला और बारालाचाला दर्रा, उत्तराखंड का नीति और लिपुलेख पास तथा सिक्किम का नाथुला और जलपला। इन दर्रों से होते हुए जाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित हैं। वहीं ये पूरी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस जैसे केंद्रीय क्रिस्टलीय चट्टानों से बनी है। इसके ऊपर चूना पत्थर जैसे रूपांतरित चट्टानों की परत देखने को मिलती है। वहीं इस पर्वत श्रृंखला पर हॉगबैक स्थलाकृति भी मौजूद है। ऐसे में इन पर्वतमालाओं की उबड़ खाबड़ ढलान के चलते इसका उत्तरी ढलान हल्का है, जबकि दक्षिणी ढलान काफी तेज है। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट पर दक्षिणी तरफ यानी भारत की तरफ से चढ़ने के बजाय उत्तरी तरफ से चढ़ना ज्यादा आसान होता है। इस पर्वत श्रृंखला की एक और खास भौतिक विशेषता ये है कि ये अपने छोरों यानी पूर्व में नंगा पर्वत और पश्चिम में नामचा बरवा पर सिंटेक्सियल बेंड्स या मोड़ों का निर्माण कर अचानक से समाप्त हो जाती हैं। मतलब ये कि इन दोनों ही छोरों पर यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण दिशा में हेयरपिन या घुटने मोड़ने जैसी संरचना का निर्माण करती है। जानकारों का मानना है कि अचानक सिंटेक्सियल बेंड्स के लिए भी महाद्वीपीय प्लेट टकराव का दबाव ही जिम्मेदार है। लेकिन इस रेंज के ठीक दक्षिण में पड़ने वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक प्रमुख जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है, जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर चली गई। ये फॉल्ट लाइन हिमालय की सीमा पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। इसके बाद अब हिमाचल या लघु हिमालय की ओर रुख करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि लघु हिमालय उत्तर में हिमाद्री या महान हिमालय और दक्षिण में शिवालिक पर्वतमाला के बीच लगभग समानांतर पर्वतमाला के रूप में मौजूद है। इसे हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय लगभग लॉन्गिट्यूडनल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी और तकरीबन 2400 किलोमीटर लंबी हैं। वहीं अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यूं तो
इसकी ज्यादातर चोटियां समुद्र तल से 3500 से 4500 मीटर के बीच हैं, पर बहुत सी चोटियां 5000 मीटर से भी ऊंची हैं। ये साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। पीर पंजाल रेंज लघु हिमालय का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण रेंज है, जो कि जम्मू कश्मीर में नीलम या किशनगंगा नदी से लेकर हिमाचल प्रदेश में अपर ब्यास तक करीब 350 किलोमीटर तक फैला है। वहीं कश्मीर घाटी पीर पंजाल को जास्कर रेंज से अलग करती है। साथ ही पीर पंजाल रेंज में ही पुंछ और उरी के बीच हाजी पीर पास स्थित है। ये पास 1948 और 1965 में भारत द्वारा जीत लेने के बाद भी पाकिस्तान को सौंप दिया गया था और अब भी वो उसी के कब्जे में है। इसी तरह पीर पंजाल पास, जिसे पीर की गली भी कहा जाता है, कश्मीर घाटी को राजौरी और मुगल रोड के जरिए पुंछ से जोड़ता है। वहीं झेलम नदी और कश्मीर घाटी के पास स्थित बनिहाल पास और अनंतनाग को किश्तवाड़ से जोड़ने वाला सिंथन पास भी पीर पंजाल रेंज में ही स्थित है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में चंबा को पंगी घाटी से जोड़ने वाला साच पास और कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ने वाला रोहतांग ला भी पीर पंजाल रेंज में ही स्थित है। इन सब के अलावा पीर पंजाल रेंज भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है, क्योंकि जवाहर टनल, बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, अटल टनल और बनिहाल रेलवे टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी पीर पंजाल रेंज में ही मौजूद हैं। पीर पंजाल रेंज से आगे बढ़ने पर हिमाचल प्रदेश का धौलाधर रेंज, उत्तराखंड की नाग टिब्बा और मसूरी रेंज तथा नेपाल की महाभारत रेंज जैसी लघु हिमालय की दूसरी प्रमुख श्रृंखलाएं मिलती हैं। बाकी हिमालय पर्वतमाला की तरह ही लघु हिमालय श्रृंखला की भी दक्षिणी ढलान तेज और उत्तरी ढलान हल्की है। इसी के चलते यहाँ की दक्षिणी ढलानों पर मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता। ये ढलानें ज्यादातर बंजर हैं, जबकि इसके उलट उत्तरी ढलानें हल्की होने की वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर वन आवरण मौजूद है। अगर आप पर्यटन के लिहाज से भी मध्य हिमालय रेंज पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि अधिक पर्यटक अनुकूल डेस्टिनेशन जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग आदि यहीं पर हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बहुत सी प्रसिद्ध घाटियां जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी इत्यादि भी मौजूद हैं। अब अगर हम लघु हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ें तो शिवालिक रेंज के रूप में हिमालय पर्वतमाला का एक और डिवीजन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल शिवालिक रेंज महान उत्तरी मैदान और लघु हिमालय के बीच है। हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला होने के कारण इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। यह पश्चिम में पोतवार घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ आपके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि हिमालय पर्वतमाला के गठन के दौरान शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण सबसे आखिर में हुआ था। यह मुख्य रूप से ऊपरी पर्वतमालाओं से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए रेत, बजरी और दूसरे अवसादों के सामूहिक रूप से जमा होने से बनी है। इन अवसादों को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की उत्तरी मूवमेंट ने शिवालिक पर्वतमाला का आकार दे दिया। वहीं अगर हम शिवालिक पर्वतमाला की ऊंचाई की बात करें तो ये 600 से 1500 मीटर के बीच है, जबकि इसकी चौड़ाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। जहां हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर के आसपास है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह घटकर महज 15 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन हिमालय की दूसरी पर्वतमाला की तरह इसकी भी दक्षिणी ढलान खड़ी और उत्तरी ढलान हल्की है। अगर शिवालिक पर्वतमालाओं पर गौर करें तो ये निचली पहाड़ियों की एक कॉन्टिन्यूअस चेन की तरह है। इसमें मुख्य रूप से तिस्ता और रैदक नदी घाटी के रूप में एक 80 से 90 किलोमीटर का गैप मौजूद है। इन सब के अलावा उत्तर पूर्वी भारत से नेपाल तक शिवालिक रेंज घने जंगलों से ढका है। जब हम नेपाल से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो शिवालिक रेंज का वन आवरण धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा होने का मुख्य कारण ये भी है कि गंगा का मैदान और शिवालिक पर्वतमाला में पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश की मात्रा कम होती जाती है। इसी का नतीजा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज के दक्षिणी हिस्से पर लगभग न के बराबर वन आवरण मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में शिवालिक की ढलान चोस कही जाने वाली मौसमी धाराओं से ज्यादा कटी फटी है। इन सब के अलावा शिवालिक हिल्स से जुड़ा एक रोचक तथ्य और भी है। अगर हम लघु हिमालय से शिवालिक की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ की लॉन्गिट्यूडनल घाटियां देखने को मिलेंगी। इन घाटियों को पश्चिमी भारत की स्थानीय भाषा में दून और पूर्वी भारत में दुआर कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का देहरादून और हिमाचल का पाटली दून और कोटली दून को ले लीजिए। आपने इनके बारे में सुना जरूर होगा। वो भी इसी तरह की लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। लेकिन दून की एक और विशेषता है जो इनके मूल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि शिवालिक की पहाड़ियां रेत, पत्थर और स्लिट जैसे समूहों के इकट्ठा होने से बनी हैं। ऐसे में जब शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण हो रहा था तब शुरुआती फेज में हिमालय से बहने वाली नदियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इससे यहाँ पर अस्थायी झीलें बन गई और समय के साथ झीलों के तल में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के ढेर जमा होते रहे। धीरे धीरे समय के साथ जब नदियों ने विकसित हो रहे शिवालिक में कटाव कर अपनी
रुकावटों को दूर कर लिया तो इन झीलों में भरा हुआ पानी भी बाहर निकल गया। हालांकि पानी तो बाहर हो गया, पर इसके पीछे झील की सतह में जमा हुए अवसादों के ढेर से भरी घाटियां छूट गईं, जिन्हें आज हम दून और दुआर के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में शिवालिक पर्वतमाला को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू के क्षेत्र में इसे जम्मू की पहाड़ियां कहते हैं, तो उत्तराखंड में इसे ढांग और डुंडुआ रेंज कहते हैं। नेपाल में इसे चुरिया घाट हिल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल में इसे डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी हिल्स कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला के इन डिवीजन्स के अलावा भारत के सुदूर पूर्व में इसका एक और भी डिवीजन है, जिसे पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल पहाड़ियां हिमालय श्रृंखला का ही दक्षिणी विस्तार हैं, जो भारत के उत्तर पूर्वी छोर के समानांतर में स्थित हैं। जैसा हमने आपको बताया कि हिमालय पर्वतमाला अपने दोनों ही छोरों पर घुटने मोड़ने जैसी संरचना यानी सिंटेक्सियल बेंड्स का निर्माण करती हैं। इसके चलते उत्तर पूर्वी भारत में दिहांग गॉर्ज के समीप हिमालय पर्वतमाला अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पूर्वांचल पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनाती है। ये श्रृंखला तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से बनी है, जो पश्चिम की ओर उभारदार आकार लेकर आती है। कुल मिलाकर ये श्रृंखला भारत म्यांमार सीमा के पास उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण में मिजोरम तक फैली हुई है। अगर हम यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ एक पटकाई बुम हिल्स स्थित है, जो मजबूत बलुआ पत्थर से बने हैं। इनकी ऊंचाई मोटे तौर पर 2000 से 3000 मीटर के बीच है। यही हिल्स आगे जाकर नागा हिल्स से मर्ज हो जाते हैं, जिसका सबसे ऊंचा शिखर सारामती लगभग 3826 मीटर ऊंचा है। पटकाई बूम और नागा हिल्स दोनों ही भारत और म्यांमार के बीच वाटरशेड यानी जल विभाजक का काम करते हैं। नागा हिल्स के पश्चिम में कोहिमा हिल्स स्थित है। ये पहाड़ियां बलुआ पत्थर और स्लेट से बनी हुई हैं और इनकी स्थलाकृति बहुत उबड़ खाबड़ है। वहीं नागा हिल्स के दक्षिण में मणिपुर की पहाड़ियां हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर से कम ही है, जबकि बरैल हिल्स नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से अलग करती है। अगर हम बरैल रेंज से पश्चिम की ओर जाएं तो वहां जैंतिया, खासी और गारो हिल्स स्थित हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हिल्स भारत के प्रायद्वीपीय ब्लॉक का विस्तार हैं, न कि हिमालय के। दरअसल बंगाल बेसिन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इन्हें मुख्य प्रायद्वीपीय ब्लॉक से अलग कर दिया है। मणिपुर हिल्स के दक्षिण में बढ़ने पर मिजो या लुशाई हिल्स स्थित हैं, जिनकी सामान्य ऊंचाई 1500 मीटर के आसपास है। इन पहाड़ियों का हाईएस्ट पॉइंट ब्लू माउंटेन है, जो तकरीबन 2157 मीटर ऊंचा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न हिल्स की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। कुल मिलाकर पूर्वी पहाड़ियों की ऊंचाई हिमालय पर्वतमाला के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह है यहाँ मौजूद उबड़ खाबड़ जमीन, घने जंगल और तेज जलधाराएं। इस तरह ये रहा उत्तरी और उत्तर पूर्वी पहाड़ों का अक्षांशीय विभाजन। अब हम भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतों के क्षेत्रीय विभाजन की बात करते हैं। इनके सभी खंडों की क्या खासियत है, साथ ही इसके बाकी दूसरे पहलुओं को भी हम करीब से जानेंगे। भूगोल के अलग अलग जानकार इसके विभाजन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मगर एनसीईआरटी के मुताबिक बनावट, अलाइनमेंट और भौतिक विशेषताओं के आधार पर पूरा हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पश्चिम में कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, फिर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, बीच में दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसके बाद अरुणाचल हिमालय और आखिर में सबसे पूर्व की ओर पूर्वी पहाड़ियां। आज की वीडियो में हम इन सभी को एक एक कर समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस सीरीज के बाकी वीडियोस की तरह ही ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब उत्तर पश्चिमी यानी कश्मीर हिमालय से शुरू करते हैं। दरअसल कश्मीर हिमालय रेंज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी अनेक पर्वतमालाओं से मिलकर बना है। इसका उत्तर पूर्वी भाग एक शीत रेगिस्तान है, जो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच मौजूद है। वहीं ग्रेटर या महान हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में ही विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी और डल लेक भी स्थित हैं। इसके अलावा यहीं पर दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स में से एक बाल्टोरो और सियाचिन भी मौजूद हैं। इन सब से अलग कश्मीर हिमालय जिस लिए दुनिया में फेमस है, वो है करेवा की संरचना। दरअसल कश्मीर हिमालय में मिलने वाली ये करेवा केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। हालांकि ये करेवा बादाम, अखरोट, सेब और अन्य बाग बगीचों के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। चूंकि कश्मीरी स्थानीय भाषा में करेवा का मतलब होता है एलिवेटेड टेबल लैंड, इन्हें वुड्र के नाम से भी जाना जाता है। ये वुड्र कश्मीर घाटी में मिलने वाले चपटे शीर्ष वाले टीले हैं, जो लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट्स झीलों से निकले निक्षेपों से मिलकर बने हैं। मतलब ये कि यह करेवा हिमनद मिट्टी और दूसरी सामग्री का मोराइन के साथ मिलकर बना एक गाढ़ा जमाव है, जो अपने खास किस्म के कृषि और बागवानी के लिए जाना जाता है। अब आपके मन में
सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये करेवा यहाँ कैसे बने, तो चलिए हम इसके ओरिजिन पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। दरअसल कश्मीर घाटी ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में स्थित है। शुरुआती दौर में जब पीर पंजाल रेंज ऊपर की ओर उठ रहा था तो इसकी वजह से यहाँ बहने वाली नदियों का प्रवाह रुक गया था। इसके चलते पूरी कश्मीर घाटी एक बड़ी झील में बदल गई। धीरे धीरे समय के साथ झील में हिमनद द्वारा लाए गए निक्षेप जमा होने लगे और यहाँ एक बहुत बड़ा लैक्स्ट्रन झील बन गया। आगे जाकर अंतर्जात बलों के चलते इस क्षेत्र में बारामूला गॉर्ज का निर्माण हुआ। इससे इस झील का पानी बाहर की ओर निकल गया और करेवा के रूप में असंगठित बजरी और मिट्टी का भंडार पीछे छूट गया। अतीत में भले ही जो हुआ हो, पर यह करेवा आज के कश्मीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब हम करेवा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण एक सवाल को देखिए। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सवाल है, करेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेवा मुख्य रूप से केसर की खेती से संबंधित है। जीवाश्मों की अनुपस्थिति उनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात करते हैं। ग्रेटर हिमालय का जोजिला, पीर पंजाल का बनिहाल पास, जास्कर का फोटूला और लद्दाख रेंज का खारदुंगला इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरा कश्मीर हिमालय क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम और चिनाब नदी द्वारा अच्छी तरह से सिंचित है। वहीं अगर हम यहाँ की झीलों की बात करें तो डल और वुलर लेक जैसी मीठे पानी की झीलें और पेंगोंग त्सो और सो मोरिरी जैसी खारे पानी की झीलें इस क्षेत्र की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। यही कारण है कि कश्मीर हिमालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे दृश्य के लिए मशहूर है। इसके अलावा कश्मीर हिमालय की श्रेणियों में ही बहुत से तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ भी स्थित हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र की बात करें तो ये तकरीबन पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में पड़ता है। इस हिमालय क्षेत्र की खास बात यह है कि इसमें हमें हिमालय पर्वत के तीनों अक्षांशीय विभाजन यानी ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय देखने को मिलते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। शिवालिक रेंज की गोद में स्थित खड़ी घाटी, जिसे दून भी कहा जाता है, वो भी यहाँ देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण दून हैं: चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून। हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा की थी। अब हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में मौजूद लघु हिमालय खंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा शुरुआत में धर्मशाला, कौसानी, मसूरी और शिमला जैसे महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों की स्थापना की गई थी। साथ ही यहाँ शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत जैसे कैंटोनमेंट शहर और हेल्थ रिजॉर्ट्स भी विकसित किए गए थे। यहीं पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थल और 5 फेमस प्रयाग भी देखने को मिलते हैं। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड की प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी क्षेत्र में मौजूद है। अगर हम इस क्षेत्र के जनजातीय समूहों की बात करें तो यहाँ के ग्रेट हिमालयन रेंज और घाटी में सबसे ज्यादा भोटिया जनजाति पाई जाती है। ये खाना बदोश जनजातीय समूह गर्मी के महीनों में अधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, जिसे यहाँ बुग्याल कहा जाता है, की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, जबकि सर्दियों के समय में ये घाटी में वापस आ जाते हैं। इस तरह यह सीजन के मुताबिक अपनी जगह बदलते रहते हैं। अब हम हिमालय के तीसरे हिस्से दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय के बीच है। हालांकि बाकी खंडों के मुकाबले दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का आंतरिक विभाजन बहुत छोटा है, पर फिर भी इसका अपना एक अलग महत्व है। इसका महत्व न केवल तीस्ता जैसी तेज बहने वाली नदियों के चलते है, बल्कि इसका महत्व यहाँ मौजूद कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियों और गहरी घाटियों के कारण भी है। इस खंड की एक खास विशेषता ये भी है कि दूसरे हिमालयी खंड की तुलना में यहाँ शिवालिक हिमालय की संरचना गायब है। इसकी जगह पर यहाँ दुआर जैसी संरचना मिलती है, जो चाय बागानों के विकास के लिए बहुत अहम साबित हुई है। असल में ये दुआर इस हिमालय खंड की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद और रेत से बने बाढ़ के मैदान हैं, जो ज्यादातर उत्तर पश्चिमी बंगाल और असम में मौजूद हैं। इसी के चलते ब्रिटिश शासन के दौर में यहाँ की भौतिक परिस्थितियां जैसे मध्यम ढलान, अधिक जैविक तत्व वाली मिट्टी की मोटी परत, सालों भर होने वाली अच्छी बारिश और हल्की सर्द मौसम की वजह से इस क्षेत्र में चाय के बागानों का विकास किया गया, जो काफी सफल भी रहा। इन सब के अलावा सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, समृद्ध फ्लोरा और फौना तथा विभिन्न प्रकार के ऑर्किड के लिए भी जाने जाते हैं।
सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के बाद अब अरुणाचल हिमालय की बारी है। अरुणाचल हिमालय यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ने पर मिलता है। पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित दीफू पास तक अरुणाचल हिमालय देखने को मिलता है। इस हिमालय में कांगतू और नामचा बरवा जैसे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत स्थित हैं। अब अगर हम अरुणाचल हिमालय खंड की सामान्य दिशा पर गौर करते हैं तो ये हमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई नजर आती है। हालांकि ये खंड उत्तर से दक्षिण तक तेजी से बहने वाली कई नदियों द्वारा बीच बीच में अलग हो गए हैं। इन नदियों के चलते यहाँ गहरी घाटियों का निर्माण हो गया है। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी तरह की एक गहरी घाटी बनाती है। ब्रह्मपुत्र के अलावा सुबनसिरी, दिबांग, लोहित और कामेंग यहाँ बहने वाली कुछ अन्य प्रमुख नदियां हैं। अगर आप यहाँ की नदियों के प्रवाह के पैटर्न पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये सभी नदियां न केवल बहुत तेज गति से गिरती हैं, बल्कि ये सभी 12मासी प्रकृति की भी हैं। यानी इनका प्रवाह लगभग पूरे साल एक सा बना रहता है। ऐसे में इनके पास भारत में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्षमता मौजूद है। अरुणाचल हिमालय का एक और अहम पहलू है यहाँ रहने वाले ढेरों एथनिक जनजातीय समुदाय। अगर इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ें तो आप यहाँ मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी या नीशी और नागा जैसी कुछ प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। इनमें से ज्यादातर समुदाय झूम खेती करते हैं। झूम खेती शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न खेती का ही एक प्रकार है। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता इन स्वदेशी समुदायों के परंपरागत तौर तरीकों के चलते ही संरक्षित रह पाई है। अब आखिर में पूर्वी पहाड़ियों की बात करते हैं। असल में ये हिमालय तंत्र का सबसे पूर्वी भाग है, जिसका सामान्य विस्तार हमें उत्तर से दक्षिण दिशा में देखने को मिलता है। यहाँ इन पर्वत श्रृंखलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर में यह पटकाई बूम, नागा पहाड़ियों और मणिपुर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण में ये मिजो या लुशाई हिल्स कहलाते हैं। ये सभी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं जहां अधिक तादाद में आदिवासी समुदाय रहते हैं। इनके बीच भी झूम खेती बहुत सामान्य है। इनमें से ज्यादातर हिल्स कई छोटी नदियों द्वारा एक दूसरे से अलग हो गई हैं। इन नदियों में मणिपुर और मिजोरम में बहने वाली बराक नदी प्रमुख है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी इसी क्षेत्र में बहती हैं। अब अगर पूर्वी पहाड़ियों की उत्तर पूर्वी भारत से दक्षिण की ओर विस्तार की बात करेंगे तो यह म्यांमार में स्थित अराकान योमा से होते हुए एक रेंज का निर्माण करता है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक जाता है। तो इस तरह अभी तक हमने हिमालय रेंज के प्रमुख डिविजन्स को समझा। अब हम एक दूसरे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हिमालय रेंज की स्नो लाइन की भी चर्चा कर लेते हैं। स्नो लाइन का मतलब उस सबसे निचले पॉइंट से है जहां स्नो यानी बर्फ हमेशा मौजूद रहता है। मतलब इन पर्वतों का वो सबसे निचला बिंदु जहां पर हमेशा बर्फ देखने को मिलती है। हिमालय पर्वतमाला के अलग अलग खंडों में हमें अलग अलग स्नो लाइन देखने को मिलती है। स्नो लाइन में ये अंतर उस जगह के अक्षांश, बारिश की मात्रा और लोकल टोपोग्राफी की वजह से आता है। अगर हम पूर्वी हिमालय और कुमाऊं हिमालय की बात करें तो यहाँ समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्नो लाइन देखी जा सकती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में स्नो लाइन समुद्र तल से महज 2500 मीटर से ही शुरू हो जाती है। अब इसके पहले कारण को जानते हैं। अगर आप हिमालय के कंचनजंगा से काराकोरम तक के खंड पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि ये 28 डिग्री नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक जाता है। कहने का मतलब साफ है कि इस खंड का विस्तार पूर्व के मुकाबले ऊंचे अक्षांशों में है। यहाँ आपके लिए समझना जरूरी है कि निचले अक्षांश का मतलब है वायुमंडलीय गर्मी का ज्यादा होना। इसका नतीजा होता है चोटियों में बर्फ का फॉर्मेशन अधिक ऊंचाई पर ही संभव हो पाता है। स्नो लाइन में अंतर का दूसरा कारण यह है कि पश्चिमी हिमालय में बारिश पूर्वी हिमालय के मुकाबले कम होती है। ये ज्यादातर बर्फबारी के फॉर्म में होती है। वहीं पूर्वी हिमालय में बारिश ज्यादा होती है और ये ज्यादातर बारिश के फॉर्म में ही होती है। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय रेंज की दक्षिणी ढलानों पर स्नो लाइन कम ऊंचाई पर ही देखने को मिल जाती है, जबकि उत्तरी ढलानों पर ये लाइन अधिक ऊंचाई पर दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रेटर हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर बारिश उत्तरी ढलानों के मुकाबले ज्यादा होती है। इन कारणों के अलावा हिमालय पर्वतमाला के पूर्वी और पश्चिमी खंड में एक और बड़ा अंतर है। अगर हम हिमालय के पूर्वी हिस्से पर गौर करें तो यहाँ बंगाल और अवध के मैदानों से थोड़ी ही दूरी के बाद हिमालय तेजी से ऊपर की ओर उठ गया है। उदाहरण के तौर पर कंचनजंगा और एवरेस्ट की चोटियों को देखिए। ये चोटियां मैदानों से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं, जबकि इसके उलट पश्चिमी हिमालय की पर्वतमालाएं मैदानों से एक सीरीज में धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठती हैं। इस तरह पश्चिमी हिमालय के पर्वतों की बर्फीली चोटियां मैदानी क्षेत्र से
150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक चली जाती हैं। अब तक हमने भारत के भौगोलिक विभाजन के पहले खंड उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत के बारे में विस्तार से जाना। इस खंड में बस इतना ही। अब हम भारत के भौतिक विभाजन के अगले खंड यानी उत्तरी मैदान और भारतीय रेगिस्तान के बारे में ऐसे ही विस्तार से जानेंगे। अब आज के सेशन पर बेस्ड और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हाजिर है, उसे नोट कीजिए और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई पूर्व की ओर घटती जाती है। पूर्वी हिमालय के क्रमिक उत्थान की तुलना में पश्चिमी हिमालय मैदानी इलाकों से अचानक उठ गया है। दून लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। अब मेंस का सवाल नोट कीजिए, हिमालय पर्वत के विभिन्न उपखंडों और उनके महत्व को समझाइए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।